All right, kids, welcome back to the online class. So, we had the orientation class in our previous class, and we not only discussed the syllabus, the past paper. I not only introduced you guys to your syllabus, to your past paper, but to the first chapter of our first section, which was बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, और उसका पहला चैप्टर हमारे पास सर एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बिजनेस। तो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिगार्डिंग सबसे पहले तो हमने फैक्टर्स अंडरस्टैंड किए थे कि सर बिजनेस में इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और सर इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जिसपे बिजनेस का कंट्रोल होता है, जिसपे बिजनेस कंट्रोल रखता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में दो होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। सर माइक्रो, उन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स, उन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बिजनेस उन्हें इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस का कंट्रोल तो दूर की बात है, बिजनेस उन्हें इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा उनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो सर ये हमने मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े थे। आज हमें इन्हीं मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स की डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, इन्हीं मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ना है कि सर ये कहलाते हैं, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। हम इन्हें एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ये फैक्टर्स तो हैं, लेकिन यहां पे लिखा गया है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। तो सर व्हाई आर दे बीइंग कॉल्ड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, एंड व्हाट आर एक्चुअली एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स? ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, एंड व्हाई आर दीज फैक्टर्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स? नोट कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। दीज आर the factors which have huge impacts on businesses, they are external because, अब आप देखो, ये वो फैक्टर्स हैं जिनका बहुत इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। दे हैव अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इंपैक्ट, ह्यूज इंपैक्ट। इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है, तभी इनको मैक्रो फैक्टर्स कहते हैं। अब सर इनको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? दे आर एक्सटर्नल बिकॉज दे आर आउटसाइड बिजनेस एंड बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल। अंडरस्टैंड करें सर, ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ये बिजनेस से आउटसाइड है। इन्फ्लेशन बिजनेस के, इकोनॉमिकल बात कर लें, अगर मैं मैक्रो एक्सटर्नल की बात करूं तो सर इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल आगे हम और बहुत डिटेल में इकोनॉमिकल को पढ़ेंगे, लेकिन सर जो इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं वो बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर मौजूद है, और वो बाहर से बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो जो इकोनॉमी के, एक तो, और पॉलिटिकल में भी है ना, दो तरीके के पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स, कंट्री के अंदर के, और एक एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर, कंट्री के बाहर के पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो मतलब सिर्फ बिजनेस के अंदर की ही इन चीजें नहीं, बिजनेस के बाहर से ये चीजें आ रही है और इनका इंपैक्ट इतना ह्यूज है। तो सर बिजनेस के अंदर, इन्फ्लेशन बिजनेस के अंदर नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन खराब है तो ये बिजनेस के अंदर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नए कानून पास कर दिए तो वो बिजनेस के अंदर नहीं, ये सब बिजनेस के बाहर हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है। और बिजनेस बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस मजबूर है, बिजनेस इनके सामने मजबूर है। सोसाइटी में चेंजेस आ गई, सोशल फैक्टर्स चेंज हो गए, सोशल अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, सोसाइटी में चेंजेस आ गई। बिजनेस इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे बोले सर आप सोशल फैक्टर्स को कंट्रोल करें, आई अलोन कैन नॉट कंट्रोल सोशल फैक्टर, ये बिजनेस के बस की बात नहीं है। तो ये फैक्टर्स, they are the factors which are outside business and beyond business control, इसलिए हम इन्हें एक्सटर्नल कहते हैं। एंड पता है इन्हें कंस्ट्रेंट्स क्यों कहते हैं? why
आर दे कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। इन्हें हम कंस्ट्रेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे लिमिट द नेचर ऑफ डिसीशंस। क्योंकि इनकी वजह से बिजनेस की डिसीजन मेकिंग मुतासिर होती है, अफेक्ट होती है। दे लिमिट द नेचर ऑफ डिसीजन। बिजनेस क्या डिसीजंस ले सकता है, कैसे डिसीजंस लेगा, क्यों डिसीजन लेगा, यार ये डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, ये डिसीजन रिवाइज करना पड़ेगा, ये डिसीजन हमारे फेवर में नहीं जाएगा। ये बाहर के फैक्टर्स की वजह से बिजनेस को अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो दे आर द फैक्टर्स विच आर आउटसाइड बिजनेस एंड हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस, एंड दे लिमिट द नेचर ऑफ डिसीजंस अ बिजनेस कैन टेक। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। मुझे बताएं, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। परफेक्ट, परफेक्ट। साध, साथ बेटे फीडबैक चाहिए, यहां तक क्लैरिटी है? परफेक्ट। तो सर आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहला एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट आता है, जो सबसे पहला फैक्टर आता है सर, दैट इज नंबर वन, इकोनॉमिकल। जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा, दैट इज इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इकोनॉमिकल फैक्टर पे थोड़ी सी बात भी करूंगा, इस पे डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, नोट कीजिएगा। इकोनॉमिकल फैक्टर पे थोड़ी सी बात करूंगा, फोकस कीजिएगा। ऑलराइट, बात करने जा रहे हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो बात है इकोनॉमिकल की, नोट कीजिएगा। फैक्टर्स में, फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इकोनॉमिकल। तो नोट कीजिएगा, एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी कैन हैव different, an economy can have different conditions like inflation, unemployment, exchange rate, exchange rates, taxes, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक कंट्री के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। हम उसे जैसे कहते हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सचेंज रेट्स हैं, टैक्सेस हैं। तो सर एक इकोनॉमी के अंदर ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है, एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है, टैक्सेस एक फैक्टर है। अब ये तमाम फैक्टर्स एक कंट्री के अंदर मौजूद हैं और कंट्री के अंदर बिजनेस मौजूद है। इन तमाम फैक्टर्स का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब ये इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये इंपैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ बिजनेसेस के लिए ये इंपैक्ट पॉजिटिव होगा, कुछ बिजनेसेस के लिए ये इंपैक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन इंपैक्ट जरूर होगा। अब बिजनेस इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज, इकोनॉमिकल फैक्टर समझाने के लिए, इकोनॉमिकल फैक्टर समझाने के लिए पाकिस्तान से अच्छी एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स को और क्या कोई और एग्जाम्पल मिलती नहीं है। पाकिस्तान की एग्जाम्पल इतनी जबरदस्त है। सर क्या हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है?
सर वेरी हाई इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मींस महंगाई, इन्फ्लेशन मींस महंगाई। क्या हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है? अच्छा मरियम, इफ एनी टर्म, अगर कोई ऐसा टर्म हो विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, शायान इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी टर्म, साद यू गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ एनी टर्म, तो आप वो टर्म मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हैं बेटा। अगर मुझे लगेगा कि यार ये तो कुछ आगे वाली चीज है, तो मैं बता दूंगा कि हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, वरना मैं देन एंड देयर बता दूंगा बेटा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड स्पेशली मरियम, यू आर कमिंग फ्रॉम द नॉन बिजनेस बैकग्राउंड, तो आपके लिए एक्सेलरेटेड बिजनेस है, तो बेटा आपको कोई भी टर्म हो आप मुझसे देन एंड देयर पूछ सकती हैं। तो सर एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी का एक फैक्टर है इन्फ्लेशन। अब सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, इन्फ्लेशन मींस महंगाई, जो इकोनॉमी के अंदर महंगाई। तो अब अंडरस्टैंड करें, सर पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में महंगाई किसी एक बिजनेस ने की है, या किसी एक बिजनेस की वजह से महंगाई हुई है, या किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की वजह से महंगाई हुई है? नहीं सर, महंगाई किसी एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। Inflation cannot be controlled by any one business. Rather, it cannot be controlled by businesses. It had to be controlled by government. ये काम गवर्नमेंट का है। लेकिन क्या महंगाई का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है? Does inflation have impact on over businesses? Yes sir, इन्फ्लेशन का, महंगाई का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सर कैसे पड़ता है? इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब इन्फ्लेशन होगी, बहुत गौर से देखिएगा, जब इन्फ्लेशन होगी तो सर सबसे पहले बिजनेस की परचेस कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट? जब महंगाई होगी उसका एक इंपैक्ट ये होगा कि बिजनेस की परचेस कॉस्ट बढ़ जाएगी। मुझे अपने बिजनेसेस के लिए सामान अब महंगा पड़ता है, परचेस कॉस्ट बढ़ गई। जब महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो ना सिर्फ परचेस कॉस्ट बढ़ेंगी, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेबर की वेजेस भी बढ़ेंगी। जब महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो लेबर के लिए भी तो महंगाई हो रही है। वर्कर्स पैसे बढ़ाने पे प्रेशर डालेंगे, वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। नोट कीजिएगा, जब महंगाई होगी तो सेल्स कम होगी हमारी, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, तो हमारे प्रोडक्ट की भी तो परचेसिंग पावर, हमारे प्रोडक्ट की भी तो डिमांड कम होगी, सेल्स कम होगी, यूटिलिटीज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, महंगाई का बिजनेस के ऊपर प्रॉपर इंपैक्ट पड़ता है, कंप्लीट इंपैक्ट पड़ता है। अब बिजनेस के ये फैक्टर बिजनेस के बाहर मौजूद है, आउटसाइड, द फैक्टर इज आउटसाइड बिजनेस, और बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, दे आर ऑल इकोनॉमिकल कंडीशंस, दे आर ऑल इकोनॉमिकल फैक्टर्स विच हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ओवर बिजनेस। अब बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कोई इकोनॉमिकल कंडीशन बिजनेस के फेवर में आ रही है या अगेंस्ट में आ रही है, लेकिन इंपैक्ट तो होता है। अब आप सोचें कि सर क्या बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन किसी बिजनेस के फेवर में कैसे आ सकती है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब महंगाई होती है, व्हेन इन्फ्लेशन हैपेंस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, और व्हेन इकोनॉमिकल कंडीशंस डिटोरिएट, जब इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब हो जाती हैं, जब इकोनॉमिकल कंडीशंस वर्स्ट हो जाती हैं, जब इकोनॉमिकल कंडीशंस डाउन हो जाती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, तो उन बिजनेसेस के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जो इंफीरियर होते हैं, जो चीप होते हैं, जो सस्ते होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस उनके लिए
इन्फ्लेशन एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, उनके लिए इन्फ्लेशन एक एडवांटेजियस पॉइंट बन जाता है, और महंगाई की वजह से उन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है जो यूजुअली जो है वो थोड़े से महंगे, अपर मिडिल क्लास के लिए थोड़े से महंगे कंसिडर किए जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड पे बड़ा सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एग्जांपल है सर, जब पाकिस्तान में महंगाई होती है या महंगाई हो रही थी, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सुजुकी ऑल्टो की सेल्स बढ़ रही थी। हालांकि वो इतना कचरा प्रोडक्ट, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही थी। सर उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही थी? बिकॉज पीपल वर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल। तो वो कह रहे थे कि चलो यार सुजुकी ऑल्टो पे शिफ्ट हो जाओ। those who were not being able to maintain their existing luxury car, वो लग्जरी से थोड़ा सा डाउन शिफ्ट हो रहे थे, इंफीरियर की तरफ आ रहे थे। तो जो इंफीरियर प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड बढ़ गई, और जो लग्जरी प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम हो गई। तो सर याद रखिएगा, इकोनॉमिकल फैक्टर मेरे और आपके बस में नहीं है, मेरे और आपके बस में नहीं है, बिजनेस के बस में नहीं है, लेकिन बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आपके सामने यहां पर इकोनॉमिकल फैक्टर की बात कर रहा हूं, इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिकल कंडीशन can have a huge impact on a business and its products. An economical condition like recession can cause many products to fail or succeed. Even a hot, stylish Mercedes Benz can fail due to a recession. अब महंगाई आई हुई है, महंगाई के साथ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है तो सर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो सर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट होने से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। सर परचेसिंग पावर कम होने से स्पेंडिंग कम हो जाती है। स्पेंडिंग कम होने से ओवरऑल सेल्स डाउन हो जाती हैं फॉर लग्जरी नॉर्मल आइटम, नॉर्मल गुड्स। तो सर अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मर्सिडीज कितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, क्या कमाल प्रोडक्ट बनाता है। मर्सिडीज का अगर मैं बेंस कंसिडर करूं, लेट सपोज मर्सिडीज बेंस हम कंसिडर करें, या मर्सिडीज लेट सपोज ई क्लास कंसिडर करें, सर बेहतरीन ब्रांड है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर रिसेशन में लॉन्च हो रहा है तो सर शायद सक्सेसफुल ना हो, शायद फेल हो जाए। अब उसमें मर्सिडीज का कोई कसूर नहीं था, उसमें मर्सिडीज का कोई, मर्सिडीज के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वॉज कि बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इकोनॉमिकल फैक्टर्स काम कर गए, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट को नेगेटिव साइड फेस करनी पड़ गई, एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स लेट द प्रोडक्ट डाउन। तो बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिकल फैक्टर्स का सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। अब आप देखो, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं। सिर्फ यूं समझ लो, मैं इंपोर्ट का बिजनेस करता हूं। मैं दुनिया भर से सामान पाकिस्तान में मंगवाता हूं, यहां लोकल मार्केट में बेचता हूं। लेट सपोज मैं चाइना से सामान मंगवा रहा हूं, मैं यूरोप से, यूरोपियन साइड से सामान मंगा रहा हूं, मैं यूएस से सामान मंगवा रहा हूं, और मैं पाकिस्तान की लोकल मार्केट में सेल करता हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने बेहतरीन पॉलिसीज बनाई हुई हैं, क्या बेहतरीन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखी हुई है, सब चीजें कमाल चल रही हैं। ऑल ओवर सडन पीकेआर, पाकिस्तानी रुपी क्रैश हो गया और डॉलर स्काई हाई हो गया। मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा सर। अब मैंने थोड़ी किया ये काम, लेकिन इकोनॉमिकल फैक्टर है, एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, उसका इंपैक्ट पड़ेगा मेरे बिजनेस के ऊपर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब पीकेआर मर गया, तबाह हो गया, डिक्रीज हो गया, गिर गया, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मैं इंपोर्टर हूं, मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगा।
अच्छा, एक्सचेंज रेट वाली बात दोबारा रिपीट करता हूं। मरियम, एक्सचेंज रेट पता है क्या होता है? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? द वैल्यू ऑफ पीकेआर अगेंस्ट द इंटरनेशनल करेंसीज, राइट? अगर मैं दुनिया भर से सामान खरीद के पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं, तो मुझे दुनिया को डॉलर में पे करना पड़ता है। मैं चाइना से सामान खरीद रहा हूं, मुझे डॉलर में पे करना है। मैं यूएस से सामान खरीद रहा हूं, मुझे डॉलर में पे करना है। यूरोप से सामान खरीद रहा हूं, तो डॉलर के अलावा पाउंड, पाउंड के अलावा डॉलर भी एक्सेप्टेबल है। डॉलर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर पीकेआर क्रैश हो गया, डॉलर के अगेंस्ट गिर गया, तो इसका मतलब मुझे डॉलर महंगा पड़ेगा। और अगर मुझे डॉलर महंगा पड़ेगा, तो मुझे दुनिया भर से सामान महंगा पड़ेगा। तो मेरा बिजनेस तो तबाह हो गया। मुझे तो महंगा पड़ रहा है, मैं आगे बेचूंगा कैसे? मैं आगे बेचूंगा कैसे? तो ये मैंने नहीं किया, लेकिन इंपैक्ट पड़ गया मेरे बिजनेस के ऊपर। इज दिस राइट? ठीक है, मेरे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। एक और मेरे बराबर में बिजनेस है, वो एक्सपोर्ट करता है, वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा, अगर डॉलर इंप्रूव हो जाए और पीकेआर के क्रैश हो जाए, तो उसको फायदा हो गया। अब उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे डॉलर के अगेंस्ट, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे डॉलर के अगेंस्ट उसके प्रोडक्ट के। तो अब आप अंडरस्टैंड करें कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स का बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, इज दिस क्लियर? शायान, साद, इज दिस क्लियर गाइस? क्या ये बात समझ आ गई? इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्लियर हैं? ऑलराइट, चलें आगे चलते हैं। सर, सेकंड फैक्टर आ जाता है हमारे पास, एंड दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर में भी दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर और एक एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम बात करते हैं, गौर से समझिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की, तो सर पॉलिटिकल में हमारे पास दो पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करूं, अगर पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करूं, तो सर इंटरनल पॉलिटिक्स में हमारे पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। राइट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एमक्यूएम पाकिस्तान, एंड वी हैव अदर पार्टीज एज वेल, वी हैव अदर पार्टीज, एएनपी, और पार्टीज हैं हमारे पास। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, not only these political parties are the part of Pakistan's internal politics, but the establishment and bureaucracy is also part of Pakistan internal politics, और ये सब पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इनकी वजह से भी बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इनकी वजह से भी बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेट सपोज यूं एग्जांपल ऐसे अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चल रही है, और किसी एक पार्टी ने लेट सपोज प्रोटेस्ट कॉल कर दिया कि हम प्रोटेस्ट कॉल करते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद करेंगे। तो सर इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? सर सीधा बिजनेसेस के ऊपर पड़ेगा। बिजनेसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, एक तो हो सकता है कि उस दिन मार्केट बंद रहे, मार्केट बंद रहेगी तो सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होंगी तो कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा तो बिजनेस के बहुत सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मिस हो जाएंगी, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और अंडरस्टैंड कीजिएगा, चलो मार्केट्स खुली हुई हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, रोड बंद है, जब रोड बंद है तो सप्लाई डिले होगी, सप्लाई डिले होगी तो प्रोडक्ट आउट ऑफ गुड, बिजनेस आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, बिजनेस आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। आउट ऑफ स्टॉक होगा तो कस्टमर टर्नओवर होगा, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन होगी, बिजनेस के ऊपर सेल्स का इंपैक्ट पड़ गया,
बिजनेस के ऊपर सेल्स का इम्पैक्ट पड़ गया। बिजनेस को कोई कंफर्म डिलीवरी देनी थी, लेकिन उसके पास गुड्स ही नहीं पहुंचे अभी तक, वो डिलीवरी कहां से करेगा? तो सर, जिसको डिलीवरी हमें करनी थी उसने हम पे केस कर दिया, बैठे बिठाए। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया। और ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को कि सर, इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर्स तो होते ही हैं। एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? योर रिलेशन विद अदर कंट्रीज, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, कि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल पॉलिटिकल कंडीशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्सटर्नल पॉलिटिकल कंडीशन कैन ऑल्सो क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन बिजनेस। बहुत इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। तो यहां पे एक एक पॉइंट लिख देता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं एक्सटर्नल पॉलिटिकल की, कि सर, एक्सटर्नल पॉलिटिकल क्या होता है? रिलेशनशिप, रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर, अगर आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, गुड स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं, तो सर इसका, अच्छे रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने का भी आपके बिजनेसेस को फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। और अगर आपके पुअर रिलेशन है या वीक रिलेशन है, तो उसमें भी आपके अपनी कंट्री के अंदर बिजनेसेस को फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर, अगर स्ट्रांग या अच्छे रिलेशन है हमारे किसी और कंट्री से, तो सर हमें क्या, हमें 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 फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है? फायदा और नुकसान दोनों कैसे हो सकता है? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। लेट्स सपोज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वाइल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल वाइल्ड एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे टाइज सेट हो गए, बहुत अच्छे रिलेशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये रिलेशन अच्छे होने से हमारे बिजनेसेस को फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है कि अब हमारे लोकल बिजनेसेस को इंडियन मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। फायदा, वी कैन send our products over there or we can even move few businesses over there। तो इंडियन मार्केट एक्सप्लॉइट करने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ये फायदा हो गया। लेकिन नुकसान ये है कि उनके प्रोडक्ट्स और उनके बिजनेसेस भी तो पाकिस्तान की मार्केट में एंटर होंगे, लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट में कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट से आ जाएगा, तो हमारे लोकल बिजनेसेस के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ गया, नुकसान हो गया। पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। मैं भी इस पे डिबेट नहीं कर रहा कि सर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट दोनों तरीके से पड़ेगा। कुछ बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ बिजनेस के ऊपर दोनों इंपैक्ट पड़ेंगे। और लेट सपोज, अगर किसी कंट्री के साथ हमारे पुअर रिलेशन है, वीक रिलेशन है, तो वंस अगेन हम उनके कंट्री में नहीं जा सकते, वहां प्रोडक्ट नहीं भेज सकते, लेकिन उनके प्रोडक्ट भी तो हमारे पास नहीं आ सकते। तो हमारे बिजनेस को फायदा भी है और नुकसान भी है। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहां पर पॉलिटिकल फैक्टर्स को पॉलिटिकल फैक्टर्स को पढ़ रहा हूं, फोकस कीजिएगा। अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और पॉलिटिक्स कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट on a business and its products. A political factor
can make a product fail or a success in a market. अ पॉलिटिकल फैक्टर आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को फेलियर भी बना सकते हैं. ये देखो, एग्जाम्पल लिखी है, लूर पाक फेल्ड इन सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ कार्टून कंट्रोवर्सी. अब मैं आपको आपको इसकी एग्जाम्पल, इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगा. अभी लोकल पाकिस्तान की एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, टर्की की एग्जाम्पल दूंगा, बांग्लादेश की एग्जाम्पल दूंगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स की एग्जाम्पल दूंगा. लेट मी ब्रीफली टेल यू अबाउट लूर पाक एंड अदर एग्जाम्पल्स. डू यू गाइज नो दिस ब्रांड लूर पाक? आर यू गाइज फेमिलियर विद दिस ब्रांड लूर पाक? हाँ जी, क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लूर पाक, व्हाट इज दिस? Sir, a dairy product, a dairy brand which manufactures butter, right? मक्खन बनाने वाली कंपनी है. Is this right? ये मक्खन बनाती है. Let me be very clear, understand कीजिएगा. लूर पाक is a Danish company. डेनमार्क को बिलोंग करती है. लूर पाक इज अ डैनिश कंपनी, डेनमार्क को बिलोंग करती है. अंडरस्टैंड कीजिएगा. बैक इन द डे सर, 2001 2 3, जिन लोगों से पता चला, जानने वालों से जो सऊदी अरब जाते थे, वो बताते थे कि यार ये कमाल प्रोडक्ट है. लूर पाक कमाल प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है. लूर पाक के बारे में सऊदी अरब में यह भी कहा जाता था कि इट इज वन प्रोडक्ट दैट यूनाइट सऊदी अरेबिया. लूर पाक ये आपको गरीब के घर में भी मिलेगा और बादशाहों के महलों में भी मिलेगा. लूर पाक ये हर दस्तरखान में और हर खाने में मिलेगा. सुबह नाश्ता है ये मिलेगा, खाना है दोपहर का मिलेगा, शाम के स्नैक्स है ये मिलेगा, रात का खाना है ये मिलेगा. लूर पाक के बारे में कहा जाता था इट इज वन प्रोडक्ट दैट यूनाइट सऊदी अरेबिया कमिंग फ्रॉम द डेनमार्क. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लूर पाक एक बिजनेस, a business from Denmark exporting their products in Saudi Arabia. उनकी सऊदी अरेबिया में एक ठीक ठाक मार्केट मौजूद थी, बेहतरीन मार्केट मौजूद थी, और इतनी सेल्स थी इनकी सऊदी अरेबिया में. दे वर वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया इन सऊदी अरेबिया. जस्ट लाइक अल्बैक, अल्बैक जैसा मशहूर लूर पाक. व्हाट हैपेंड इन 2007? Danish cartoon, a Danish person created cartoon controversy against Holy Prophet, peace be upon him. 2007 में एक डैनिश बंदे ने, डेनमार्क के एक सिटीजन ने, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के अगेंस्ट एक कार्टून कैरेक्टर बनाया. तो उसका इम्पैक्ट ये था, क्यों? बिकॉज सेंटिमेंट्स, मुस्लिम के हमारे सेंटिमेंट्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ बहुत क्लोज हैं, बहुत अटैच्ड हैं. उसका इम्पैक्ट ये आया कि सर, पूरी दुनिया ने, मुस्लिम वर्ल्ड ने डेनमार्क और उनके प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी इन अ रिएक्शन कि डेनमार्क की गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन ले. अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो व्हाट हैपेंड, सऊदी अरेबिया ने लूर पाक पे बैन लगा दिया. अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं इस वक्त किसी और चीज पे बात नहीं कर रहा, मैं ये सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, इसमें लूर पाक की क्या गलती थी? इसमें क्या लूर पाक की कोई गलती थी? वॉज लूर पाक इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट? नो सर. बस हुआ ये कि दो कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो गए, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट में कट ऑफ हो गई, एंड लूर पाक इवेंचुअली वॉज फेल्ड इन सऊदी अरेबिया. फिर बाद में जब उसके खिलाफ एक्शन हुआ और फिर लेटर ऑन पता चला कि वो किसी नेचुरल
फायर इंसिडेंट का शिकार हो गया। तो बहरहाल उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर लूट पाक ने एंट्री की सऊदी अरेबिया में, अपनी फैक्ट्री लगाकर वहां पे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुछ टाइम के लिए लूट पाक ने बहुत सिग्निफिकेंट फेलियर फेस किया सऊदी अरेबिया में। सर लूट पाक wasn't involved in that incident, but they have to face the consequences. एक्सटर्नल पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल एक्सटर्नल फैक्टर, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या क्या पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन खराब हो गए? क्या पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन खराब हैं? मैं बैकग्राउंड बैकडोर की बात नहीं करता, अपेरेंटली जो अपेयर है, नजर आता है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फलस्तीन के, पैलेस्टाइन के इशू की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा ने, द एंटायर मुस्लिम ब्लॉक हैव पुट अ बैन ओवर इजरायली प्रोडक्ट, राइट? इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट चल रहा है। तो अंडरस्टैंड करना, पॉलिटिकल फैक्टर्स ने पॉलिटिकल फैक्टर्स ने मैकडॉनल्ड्स और केएफसी को, पेप्सी को, कोका कोला को सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है, डेंट किया है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इट्स टोटली पॉलिटिकल फैक्टर बिटवीन टू कंट्रीज। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस, चलो ये भी क्लेम हो सकता है कि सर पेप्सी, कोका कोला, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सर दे आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्टिंग द Israelis, but there are many products which are not supporting, directly supporting the Israeli, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से उनका बाइकआउट हो गया। अच्छा, ये पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और बहुत सारे लोकल बिजनेसेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ गया, जैसे कबाबजीज। अब पॉलिटिकल फैक्टर, एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर कबाबजीज के फेवरेबल कंडीशन में आ गया, कबाबचीज के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गया, पाकोला के लिए फेवरेबल कंडीशन बन गया, और बहुत सारी बेवरेज कंपनीज के लिए फेवरेबल कंडीशन बन गया। तो देखो, मैंने आपको शुरू में बताई थी ये बात कि सर फैक्टर्स का इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप देखें, ड्यू टू टेंस पाक इंडिया रिलेशंस and political instability, many products have failed on both sides of the border. अब आप अंडरस्टैंड करें इस बात को, आप गौर से देखें, समझें इस बात को। सर यूरोप की अगर बात करें, हम यूरोप की बात करें, स्पेशली बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो सर यूरोपियन यूनियन में 63 कंट्रीज हैं, और वो 63 कंट्रीज बॉर्डरलेस वर्किंग करते हैं। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे इटली में हो और आपको स्पेन जाना है, और आपको फ्रांस जाना है, और आपको डेनमार्क जाना है, और आपको नेदरलैंड जाना है, तो सर आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आपको करेंसी डिफरेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक करेंसी है, यूनिफाइड वीजा है, यूनिफाइड पॉलिसीज हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हालांकि इटली अलग कंट्री है, फ्रांस अलग कंट्री है, जर्मनी अलग कंट्री है, राइट, बट दे कम अंडर यूरोपियन यूनियन, अ लूज फेडरेशन विच हैव सम कॉमन ग्राउंड्स, सम सिमिलर पॉलिसीज, आइडेंटिकल थिंग्स। सो हुआ क्या, इटालियन फर्म्स सारी पूरे यूरोप में अपने आप को फैला सकती हैं, स्पेनिश फर्म्स पूरे यूरोप में अपने आप को फैला सकती हैं। तो अपनी एबिलिटी पे काम करने वाला, अपने स्किल्स पे काम करने वाला, उसके पास बहुत ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। अब हमारे बराबर में बैठा हुआ है इंडिया, दूसरे बराबर में बैठा हुआ है अफगानिस्तान, तीसरे बराबर में बैठा हुआ है ईरान, चौथे बराबर में बैठा हुआ है बांग्लादेश, और मजे की बात, पाकिस्तान के इनके किसी इन पाकिस्तान के इनमें से किसी के साथ रिलेशन बहुत खातिर ख्वाह अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, चलो बुरे नहीं होंगे तो बहुत अच्छे भी नहीं है। अब अंडरस्टैंड करो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जाएं तो जाएं कहाँ? पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जाएं तो जहां, कहाँ, किसको बेचने जाएं, कहाँ जाएं? बेचना मुश्किल है हमारे लिए, हमारे इमीडिएट नेबर्स में तो नहीं बेच सकते हम, तो उनके लिए भी ये नुकसान है, वो भी तो हमें नहीं बेच सकते। तो याद रखिएगा, मैं एज अ बिजनेस पर्सन क्यों सफर करूं इस चीज के लिए, पर गवर्नमेंट के रिलेशन सही नहीं है, मैं क्यों सफर करूं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
साथ पूछे सर बांग्लादेश से तो बेटर नहीं हो गए अब? नहीं, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशन है, आओ गले मिलो। खराब नहीं है, ये कहेंगे हम कि रिलेशन खराब नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे हो गए, दोनों भाई जो हैं जो है गले मिल रहे हैं। नॉट लाइक दैट। खराब नहीं है, हम ये क्लेम करेंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या इकोनॉमिकल फैक्टर समझ आए? क्या पॉलिटिकल फैक्टर समझ आए? क्या उनका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर समझ आ रहा है कि हाउ दीज फैक्टर्स हैव इम्पैक्ट्स ओवर बिजनेस? ठीक हो गया। आगे चलते हैं, क्या जबरदस्त पॉइंट आने जा रहा है। हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आने जा रहा है। शायान यहां तक क्लियर है बेटा? मरियम यहां तक क्लियर है बेटा? क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आने जा रहा है? एंड दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिया, राइट? टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सर थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर, टेक्नोलॉजी। तो सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी मीन्स, व्हाट डू टेक्नोलॉजी मीन्स? सर टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ टूल्स, machines and science इन एंड इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स। कि सर जब हम टूल्स को, मशीन्स को, साइंस को अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में, बिजनेस में यूज करते हैं, तो सर उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक टाइम था कि सर क्लासेस ऑन कैंपस होती थी, स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए हैं, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम सिमिलर एम्बियंस है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में सिमिलर है, बट विद द हेल्प ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड इनोवेशन एंड साइंस अब ऑनलाइन क्लास होती है हमारी, अब क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, टेक्नोलॉजी हैज impacted the business significantly. Growth in technology or rapid technological change have enabled many large firms to benefit, as this has reduced production cost and have increased output by huge numbers. Technology like IT have changed the whole system of business world. तो सर सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी के अंदर पहले आईटी को पढ़ूंगा, फिर आईटी के कुछ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे सर टेक्नोलॉजी ने काम क्या कर दिया, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो नोट कीजिएगा, सवाल आता है व्हाट इज आईटी? आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर व्हाट इज आईटी? The use of electronic technology to gather, store, process and communicate information. आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो सर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ कंप्यूटर, द यूज ऑफ लैपटॉप, द यूज ऑफ इंटरनेट, द यूज ऑफ सेल फोन, दिस ऑल कम्स अंडर आईटी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इस बात को समझिएगा। सर अगर मैं आज से बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, 40 साल पहले की बात करना शुरू कर दूं, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स का मतलब है हम नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की अगर बात कर लूं, फोकस कीजिएगा इस बात को, सर उनके दौर में ये सब नहीं था, उनके दौर में ये सब नहीं था। तो सर बिजनेसेस तो उस वक्त भी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इतना बूम नहीं था, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी में। तो सर बिजनेसेस तो उस वक्त भी थे और बिजनेसेस तो आज भी हैं, लेकिन आज बिजनेस करने का स्टाइल चेंज है, आज बिजनेस के वर्किंग चेंज है एज कंपेयर टू जस्ट 40 ईयर्स बैक। 40 साल पहले अंडरस्टैंड करना,
कंप्यूटर तो छोड़ो, टेलीविजन का कॉन्सेप्ट नहीं था घर पे। 1985 की बात कर लो तो रेयरली टेलीविजन का कॉन्सेप्ट था। टेलीफोन्स का कॉन्सेप्ट था। टेलीफोन तार वाले, टेलीफोन तार वाले। सेल फोन का तो नामो निशान नहीं था, और इंटरनेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब अंडरस्टैंड करना, बिजनेस उस वक्त भी थे और बिजनेस आज भी हैं, लेकिन आज बिजनेसेस करने का स्टाइल चेंज हो गया। सर वो स्टाइल बिजनेसेस ने खुद चेंज नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने चेंज करवा दिया। टेक्नोलॉजी ने चेंज करवा दिया। आज आप देखें, और स्पेशली कोविड के बाद दुनिया भर को समझ आ गया कि सर ई कॉमर्स इज द नेक्स्ट बिग बिग थिंग, वर्चुअल इज द नेक्स्ट मार्केट। तो सब ऑनलाइन होना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सर बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए, बिजनेस के ऊपर टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट पड़ गया। अब टेक्नोलॉजी के सिर्फ आईटी की या कंप्यूटर की, लैपटॉप की बात नहीं हो रही, इसके अंदर तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, द यूज ऑफ रोबोट्स, द यूज ऑफ मशीन्स। सर उससे हुआ क्या, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए, डेटाबेस सिस्टम्स आ गए, कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आ गए, उससे हुआ ये कि वर्कर्स की जरूरत कम हो गई। बिजनेस को बिजनेसेस को वर्कर्स, ह्यूमंस, इंसानों की जरूरत कम हो गई। वर्कर्स वर इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। व्हाई? सर मशीन्स वर फास्टर, आर फास्टर, machines are effective, efficient, do not need rest, are very accurate, and सबसे बड़ी चीज, they can store a lot of data, and that database can be searched very easily. तो अब आप देखो उससे हुआ क्या, बिजनेसेस के ऑपरेशंस स्लिम हो गए। वो जो बहुत सारे वर्कर्स का बर्डन कैरी कर रहे थे, उन्होंने अपने इनएफिशिएंट वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डाउन साइज करना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली उनके एफिशिएंट वर्कर्स सामने आना शुरू हो गए और एफिशिएंट हो गए। तो बिजनेस का बर्डन कम हो गया, बिजनेस स्लिम हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट कम हो गई। अब जब कॉस्ट कम हो गई तो बिजनेसेस का मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन बढ़ा तो उनकी विलिंगनेस टू ऑपरेशन बढ़ गई, और दुनिया भर के तमाम बिजनेसेस ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी ब्रॉट टू द बिजनेस। ये काम किया टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में। अब आप देखिए ना, कितना आज के ऑपरेशंस की अगर मैं एग्जांपल दूं, कितना सिंपल है। आज से 40 साल पहले वहमो गुमान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकेगा कि मैं यहां बैठा हूं क्लास में, मुझे भूख लग रही है और मुझे जाना नहीं है, लेट्स सपोज मैं यहीं बैठे बैठे, बगैर कॉल किए सिर्फ एक एप्लीकेशन पे जाऊं, ऑर्डर लिखूं, यस करूं, अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो और मेरे पास फूड डिलीवर हो जाए। ये हमने सोचा भी नहीं था, बट टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड दिस। तो सर टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर के बिजनेसेस पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट किया। अब अंडरस्टैंड करना मेरी बात, जिन बिजनेसेस ने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, सर वो बूम कर गए, उनकी ग्रोथ हो गई, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गई। अंडरस्टैंड करना, कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक एप्पल, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंज में कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा था उसे एडॉप्ट भी किया। और जिन कंपनीज ने नहीं एडॉप्ट किया अपने चेंज को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, जिन कंपनीज ने एडॉप्ट नहीं किया, अंडरस्टैंड करना, वो मार्केट से आउट हो गई, लाइक नोकिया। अच्छा सिर्फ नोकिया ही नहीं, मैं आपको एक एक बड़े जबरदस्त ब्रांड का नाम बताता हूं।
उम्मीद है मुझे कि आपने उस ब्रांड का नाम सुना होगा, और वो ब्रांड बड़ा मशहूर ब्रांड होता था, निकॉन। NIKON। निकॉन का नाम सुना है आपने? निकॉन, NIKON। क्या मरियम कह रही है यस? यस, वेरी गुड शायान। मरियम बिल्कुल ठीक बेटा। द कैमरा कंपनी, द कैमरा कंपनी। निकॉन आज भी एग्जिस्ट करता है और बहुत पावरफुल डीएसएलआर बनाता है आज भी। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, निकॉन की अब वो मार्केट, हाँ हाँ, साथ एग्जैक्टली वही बता रहा हूं। सर साथ कह रहा है अभी भी तो अच्छा है सर। निकॉन की आज वो मार्केट एग्जिस्टेंस नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले होती थी। रीजन सुन लो। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, मेरे और आपके पेरेंट्स के पास निकॉन का रील वाला कैमरा हुआ करता था। वो ऑलमोस्ट हर घर में मैंडेटरी होता था, जिसमें रील होती थी, नेगेटिव्स होते थे। उस नेगेटिव को सोक करके, गीला करके पहले, फिर सुखाकर उसे इमेज में कन्वर्ट किया जाता था। वो पूरे एक प्रोसेस से गुजरते थे। बहुत गौर से सुनिएगा। फिर डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया। डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया, स्मार्ट कैमरास आ गए। जो जिसको हम कहते थे, क्या नाम था उसका, कैम कैम हैंडी कैम नहीं, साइबर शॉट, स्नैप कैम, स्नैप कैम। सोनी लेकर आया था ये स्नैप कैम, सोनी। तो आप देखो, अंडरस्टैंड करना, निकॉन डिडंट वेंट आफ्टर दैट। निकॉन डिडंट वेंट आफ्टर द स्नैप कैम्स, राइट। तो सोनी ने बहुत तेजी से मार्केट उड़ाई थी। एक टाइम था, हर बॉय गर्ल, मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, हर ईमो बॉय गर्ल के हाथ में एक ऐसे रस्सी के साथ, वो हाथ में सोनी का साइबर शॉट जो है स्नैप कैम अवेलेबल होता था। वो है ना डिजिटल, अपने मेमोरी कार्ड में सेव करता था। तो रील की झंझट खत्म हो गई थी। और पुराने कैमरे जो हैं वो सेल से चलते थे, ये बैटरी से चलते थे, रिचार्जेबल। तो ये पोर्टेबल कैरी करना, और ये छोटे छोटे थे। फिर सुनना जरा, फिर सेलफोन में कैमरास आ गए। और आज मुझे नहीं लगता कि इवन 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास प्रोफेशनल कैमरास हो। क्योंकि सर प्रोफेशनल कैमरा अब सेल फोन में मौजूद हैं। तो एग्जैक्टली जो बात है ना, साथ निकॉन ने टेक्नोलॉजिकल चेंज अडॉप्ट नहीं किया। दे डिडंट वेंट आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल चेंज। स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रोफेशनल कैमरास में आज भी निकॉन सबसे अच्छा ब्रांड है। लेकिन घर की मार्केट उनसे दूर हो गई, कंज्यूमर मार्केट दूर हो गई, कंज्यूमर मार्केट दूर हो गई। मेरे पास यहाँ ऑनलाइन का सेटअप है, अंडरस्टैंड करना। जब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना भाई, मैं अपना एप्पल आईफोन यूज करता हूं, मैं अपना आईफोन यूज करता हूं, उसमें मुझे पता है प्रोफेशनल कैमरा। अब अगर निकॉन ने उस रेंज में इस किस्म के सेलफोन्स लिए होते, या कैमरास सेलफोन की रेंज में लेकर आए होते, तो सर फिर बड़े वैलिड होते। वो अब सिर्फ प्रोफेशनल मार्केट में मौजूद हैं, कंज्यूमर मार्केट उन्होंने मिस कर दिया है। तो आप देखो, जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो इवेंचुअली मार्केट से आउट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड करना, सुजुकी ने मेहरान में अपडेट्स नहीं की। देखो कुछ भी बोलो, मेहरान को हम अपने मार्केट में क्या बोलते हैं? मेहरान को अपनी मार्केट में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, पाकिस्तान की मार्केट में क्या कहते हैं हम? हाँ भाई, लेजेंड। हाँ भाई, मेहरान को लेजेंड कहते हैं। इवेंचुअली आउट हो गई, प्रोडक्ट खत्म हो गया, नहीं चला, इवेंचुअली आउट हुआ ना। क्यों? क्योंकि सर अपडेट नहीं किया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, टेक्नोलॉजी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवर बिजनेस। ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे बताएं, क्या ये क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई? अब अगर एक आखिरी एग्जांपल टेक्नोलॉजी की दूं, बड़ी सिंपल सी जबरदस्ती एग्जांपल दूं,
बहुत अपने दिल से क्लोज एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में पहली दफा अपनी लाइफ में पहली दफा कंस्ट्रक्शन ऑफिस का एक्सपीरियंस मैंने 94 में किया। पहली दफा लाइफ में कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस मैंने 1994 में किया, जब मैं अपने फादर के ऑफिस 1994 में गया और मैंने कंस्ट्रक्शन देखी वहां पे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे एक प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन देखी, तो मुझे आज भी याद है कि सर साइट पर एक बड़ा सा हॉल था, एक ह्यूज बुकिंग ऑफिस के साथ एक बड़ा सा हॉल था। वहां बड़ी बड़ी टेबल्स रखी हुई थी, ह्यूज बड़ी बड़ी टेबल्स रखी हुई थी। उन बड़ी बड़ी टेबल्स पे बड़े बड़े वाइट पेपर्स रखे हुए थे, और उन पे लोग जो हैं वो कोई टेबल के साइड में, कोई टेबल के उस साइड पे, कोई टेबल के ऊपर चढ़ के सर वो पेन, और उससे पेन नहीं, पेंसिल और बड़े बड़े रूलर से लाइनें बना रहे थे। तो आई आस्क माय फादर कि ये क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया, बेटा ये डिजाइन बना रहे हैं बिल्डिंग का, ये डिजाइन बना रहे हैं बिल्डिंग का। 1994। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। आज आज एक लैपटॉप पे सारा डिजाइन हो जाता है। इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर की मदद से सारी डिजाइनिंग हो जाती है। तो देखो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा ना, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा ना। अब जिन बिजनेसेस ने इसको एडॉप्ट किया अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर, अपनी वर्किंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी को लेकर आ गए, सर उनको इतने बड़े बड़े हॉल्स ऑपरेट नहीं करने पड़ते। उनको इतने सारे वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे याद है कम अज कम 35 से 40 लोग थे जो उस पूरे हॉल के अंदर सिर्फ पेपर पे काम कर रहे थे। आज आपको ये एक इंजीनियर ये डिजाइन जो है सारा बना के दे सकता है। एक आर्किटेक्ट आपको सारा डिजाइन कंप्यूटर पे बना के दे सकता है। मजे की बात, पेपर पे अगर डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसे मिटाओ, एक्सेप्ट नहीं हुआ उसे फेंको, दूसरा बनाओ। कंप्यूटर पे क्या है सर, सॉफ्टवेयर है, री एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। पेपर की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आप देखो, टाइम भी बच गया, कॉस्ट बच गई, मार्जिन हाई हो गए। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मैंने आज आप लोगों को 3 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं। मुझे बताएं क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम?